हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि भारत में अदालतों की संरचना कैसी है। इसके आगे की बात करेंगे क्योंकि कल हमने इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में समझा था कि यानी अदालतों के जो स्तर होते हैं वो कितने स्तर में होती है। उसमें हमने देखा था कि सबसे मतलब टॉप पे सुप्रीम कोर्ट होता है, देन उसके बाद हमारा हाई कोर्ट होता है और उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। और इसके अलावा जो ये हाई कोर्ट होते हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, इनके कुछ अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, कुछ खंडपीठ बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में भी चर्चा की थी और आप में मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन भी किया गया था एक कि आप लोगों को बताना है और आप लोग ने बताया भी कि मतलब जिस भी आप स्टेट से हो, ठीक है, राजस्थान, महाराष्ट्र, जहाँ से भी, वहाँ आपको पता चला कि आपके स्टेट में भी ज़्यादा नहीं होती कि 10-12 खंडपीठ होती हैं, ठीक है, 2-3 ही होती है, लेकिन होती हर एक स्टेट में जो भी हाई कोर्ट होता है उसकी खंडपीठ जरूर होती है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे इसके आगे की बात करेंगे कि इसमें क्या-क्या और बातें की गई हैं, क्योंकि आधे में ही छोड़ दिए थे कल। तो यहाँ पे बात करें तो क्या विभिन्न स्तरों की ये अदालतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, यानी कि जो हमने सुप्रीम कोर्ट देखा सबसे टॉप पे, मैंने आपको डायग्राम बना के भी समझाया था। तो वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट हमने देखा, देन उसके बाद हमने क्या देखा, ये यहाँ पे हो गया हमारा एससी, ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट, देन उसके बाद हमारा हाई कोर्ट, उसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है। तो क्या ये एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं? तो जी हाँ, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। भारत में हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मान्य होते हैं, ठीक है। यानी कि ऊपरी अदालत का मतलब, यदि सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया है तो फिर वो चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो या इसके खंडपीठ हो, इनको क्या करना पड़ेगा, फैसला मानना ही पड़ेगा। और मैंने कल भी आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के आगे आप कहीं भी अपना जो भी याचिका है उसको दायर कराने नहीं जा सकते हो, ठीक है। जो भी उसका फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा और वहाँ पे सबको उनका फैसला मानना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अब बात करें हाई कोर्ट की आते हैं, तो हाई कोर्ट का फैसला क्या होगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या इसके अन्य जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनको मानना पड़ेगा। मतलब सीधे तौर से जो उच्च मतलब ऊंचे स्तर पे है, तो जो भी वो फैसला देगा, यानी राज्य में ऊंचे स्तर पर हाई कोर्ट हुई और पूरे भारत के ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट हुई, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट में भी होते हैं ना कि तहसील न्यायालय होते हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं जो, तो वहाँ भी यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मानता है तो फिर जो तहसीली न्यायालय होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको मानना पड़ता है। तो यहाँ पे जो भी ऊंचे स्तर का होगा तो निचले जो भी उसके फैसले होंगे निचली स्तर की अदालतों को मानना ही पड़ेगा, फिर वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, इस एकीकरण को समझने के लिए अपील की व्यवस्था को देखा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा किया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील करा सकता है, ठीक है। यानी कि यदि हमको लग रहा है कि हमारी जो निचली अदालत है या जो हमारे मतलब कि विकास खंड की तहसील है, न्यायालय है, तो वो हमको सही तरीके से प्रॉपर न्याय नहीं दे पा रही है। आपको पता होगा कि आपके जो भी विकास खंड होंगे वहाँ पे भी न्यायालय होती व्यवस्था, न्यायालय की व्यवस्था होती है। उसके बाद जिले में भी होती है और उसके बाद फिर स्टेट में तो होती ही है, ठीक है। तो यदि हमको लगता है कि ये फैसला सही नहीं दे पा रहे हैं तो हम उनसे ऊपर जाएंगे, ठीक है। यानी कि अधीनस्थ न्यायालय यदि नहीं दे पा रहे हैं, हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे। यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी नहीं दे पा रहे हैं, हम हाई कोर्ट में जाएंगे। और हाई कोर्ट में भी हमको संतुष्टि नहीं मिल रही है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट भी संतुष्टि नहीं मिल रही है तो फिर कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर हम कहीं भी नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे हमको मिले चाहे ना मिले संतुष्ट होना ही पड़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं होता, संतुष्टि मिल ही जाती है, यानी कि प्रॉपर आपको न्याय मिलता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ, हो सकता है कि केस पेंडिंग में पड़ा रहे, आपको आशाएं दिलाई जाए कि मिलेगा, न्याय मिलेगा, धैर्य रखिए। जैसे राम मंदिर का केस आज का नहीं था, ठीक है, जो कि आज हुआ, यानी आज इसका फैसला, बहुत लंबे समय से इसका केस चल रहा था, ठीक है। जो मुस्लिम वो 3 तलाक वाला था, तो वो भी केस आज का नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मतलब बात करें तो जो जजेस हैं उनकी संख्या कम है या उसके खंडपीठ की जो भी है, तो इनके कारण क्या होता है कि फैसला थोड़ी देर से आता है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, फैसला अच्छा आता है, ठीक है।
तो यहाँ पे मेन रूप से समझने की बात यही है कि अदालत जो भी यदि निचले स्तर की सही निर्णय नहीं दे पा रही तो हम ऊंचे स्तर पे जा सकते हैं, बिल्कुल ये हमको पूरा अधिकार है। उसके बाद अपील की व्यवस्था को समझने के लिए आइए एक मुकदमे पर विचार करें। यह राज्य यानी कि दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य का मुकदमा है, ठीक है। जब भी केस दर्ज होता है किसी का तो ऐसे ही होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या दे दिया जाएगा, क्या दिया है यहाँ पे, दिल्ली प्रशासन, ठीक है, यानी कि राज्य दिल्ली प्रशासन बनाम क्या है, लक्ष्मण कुमार एवं अन्य का मुकदमा है। जो निचली ये बनाम करके ही दिया जाता है, वर्सेज करके वीएस दे दिया जाएगा या बनाम करके, जैसे केशवानंद बनाम भारती मामला केरल, ऐसे करके दिया जाता है, ठीक है। आप एम लक्ष्मीकांत जी जब खोलोगे वहाँ पे दिया रहता है कि काफ़ी सारे केसेज आए थे, तो ऐसे दिया रहेगा कि केशवानंद बनाम भारतीय मामला, ठीक है, तो केरल, तो ऐसे करके उनका सन वगैरह दिया रहता है कि पूरा कि इन्होंने दर्ज किया था केस, ये कहाँ से थे, वो सारी बातें यहाँ पे पूरा एक केस का ये फाइल जो तैयार होती है इसका टाइटल होता है, ठीक है। और हाँ, एक बात और कि आप लोग बोल रहे थे कि एम लक्ष्मीकांत जी की जो वीडियो आती थी वो क्यों नहीं आती है, तो थोड़ी उसके लिए माफ़ी चाहूँगी क्योंकि 22 तारीख तक अभी बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ मैं, तो यहाँ पे किसी तरह टाइम निकाल के मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। बट अभी थोड़ा मुझे अपना कुछ काम है, उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, इसलिए 22 के बाद आपके प्रॉपर आएंगे। प्रॉपर तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ इतना गैप नहीं होगा, ठीक है। आपको मतलब पूरा कराने की मैं कोशिश करूँगी क्योंकि अब बहुत ज़्यादा मतलब काम आ गया है तो उसको पूरा करना इम्पॉर्टेंट है, तो करना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए टेंशन मत लीजिए, आएगा वो जल्दी ही शुरू करेंगे उसको, लेकिन वो 22 के बाद ही हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। इसमें बात क्या की गई है, ये जो मामला दर्ज कराया जाता है तो क्या होता है कि निचली अदालत से सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ा गया, ठीक है। इसको ध्यान से समझिए कि एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पे समझाया जा रहा है कि यहाँ पे जो क्या होता है कि राज्य बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य का मुकदमा जो था वो निचली अदालत यानी कि जहाँ वो रह रहा था वहाँ की अदालत से लेके सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट तक फैसला जाता है, ठीक है, मतलब लड़ा गया। 1980 के फरवरी महीने में लक्ष्मण कुमार ने 20 वर्षीय सुधा गोयल से विवाह किया था। ये मामले को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको थोड़ा इंजॉय से पढ़ना है ताकि अच्छे तरीके से समझ भी आ जाए, ठीक है। यदि पढ़ाई जैसे पढ़ेंगे कि नहीं हम तो न्यायपालिका पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ा भारी काम कर रहे हैं, तो फिर नहीं समझ में आने वाला। थोड़ा मतलब ऐसे पढ़िएगा कि उसका केस चल रहा है, उसकी लड़ाई चल रही है, लड़ाई सुनने में बहुत मजा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि 1980 के फरवरी महीने में क्या होता है कि लक्ष्मण कुमार ने 20 वर्षीय सुधा गोयल से विवाह करता है, ठीक है। और वे क्या होता है कि दिल्ली में एक फ्लैट में रहते हैं, यानी आप अपने कोई ले लीजिए कि आप लोग क्या करते हैं, किसी लड़की या लड़के से, आप जो भी हैं, मतलब कि आप यदि लड़की हैं तो लड़के से ही करेंगे और लड़के हैं तो लड़की से, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप क्या करते हैं, किसी सुधा नाम की लड़की से अपनी शादी करते हैं और क्या करते हैं कि एक दिल्ली में बढ़िया सा अच्छा सुंदर सा घर लेके रहते हैं, ठीक है, फ्लैट में रहते हैं जहाँ लक्ष्मण के भाई और उनके परिवार भी रह रहे थे, यानी कि आपकी फैमिली रह रही थी, ठीक है। तो होता क्या है कि 2 दिसंबर 1980 को सुधा की अस्पताल में मौत हो गई, यानी दोनों ने शादी की और 2 दिसंबर 1980 को ही लड़की की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। तो वह चली जा मतलब कि क्या हो गई, मर गई वह, यानी कि उसकी मौत हो गई, वह जली हुई थी। यानी कि इसमें क्या बात की गई, वो लड़की जब उसकी मौत होती है तो वो लड़की जली हुई थी, यानी कि बात करें तो आग लगा के मारी गई या कि वो खुद से आग लगा ली, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा फैसला समझते हैं। तो वो लड़की क्या करती है, जली हुई होती है। सुधा के घर वालों ने अदालत में मुकदमा दायर किया। जब निचली अदालत के सामने यह मुकदमा आया तो 4 पड़ोसियों को भी गवाह के तौर पर बुलाया गया था। पड़ोसियों ने अपने बयान में कहा कि 1 दिसंबर की रात उन्होंने सुधा की चीख सुनी थी, ठीक है। जो वहाँ के पड़ोसी थे उन्होंने कहा कि हमने 1 दिसंबर की रात को सुधा की चीख सुनी थी और मामला जानने के लिए वे बलपूर्वक लक्ष्मण के घर में घुसे। वहाँ उन्होंने देखा कि सुधा की साड़ी से आग की लपटें उठ रही थी। उन्होंने सुधा को एक बोरे और कंबल में लपेटकर आग बुझाई। सुधा ने उन्हें बताया कि उसकी सास शकुंतला ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला था और लक्ष्मण कुमार ने आग लगाई थी। मुकदमे के दौरान सुधा के परिवार वालों और एक पड़ोसी ने कहा कि यहाँ पे क्या हुआ
कि सुधा के ससुराल वाले उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करते थे, ठीक है। अब ये पहले तो केस समझते हैं, उसके बाद मुकदमे में जाते हैं। यहाँ पे अब आप अपनी शादी को छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि इतना गंदा दृश्य किसी के साथ ना हो और ना ही करना चाहिए। सो लक्ष्मण में ही ये शूट करता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि वो जो लक्ष्मण था, आपको समझ में कहानी आ गई कि जो लक्ष्मण था वो शादी करता है लड़की से, और उसके 1 ही 2 महीने बाद क्या होता है कि उस लड़की को मतलब बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाने लगता है, ठीक है। और जब प्रताड़ित किए जाने लगता है तो उस लड़की की सास यानी शकुंतला बाई नाम की जो सास थी, तो वो क्या करती है, मिट्टी का तेल उस लड़की के ऊपर छिड़कती है, ठीक है। और उसका जो हस्बैंड था, नाम तो लक्ष्मण था, काम तो बहुत ही गंदा था, ठीक है। तो उसका जो हस्बैंड था उसने क्या किया कि उसके ऊपर माचिस की तिल्ली फेंक देता है, यानी कि उसको आग लगा देता उसके शरीर में, ठीक है। तो यहाँ पे अभी वजह नहीं जानने को मिली, वजह सिर्फ ये जानने को हमको मिल रही है पड़ोसियों के द्वारा कि वो सुधा बताती है, क्योंकि वो हो सकता है कि डेथ हो गई रही हो उसकी, जब देखे उन्होंने तो वो ख़त्म हो चुकी थी ना। तो उन पहले पड़ोसी जब मिले थे तो उसने बताया था कि मतलब मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ, ठीक है। अब इसकी पीछे की वजह क्या थी, दहेज थी या कुछ और वजह थी, वो आगे अभी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे पड़ोसियों के द्वारा ये बताया जाता है कि उसको मार दिया गया इन दोनों के द्वारा, और मतलब पहले से ही ये था कि ज़्यादा उसके साथ मारपीट किया जाता था, ठीक है। अभी तो नहीं, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा ये केसेस होते थे। और ससुराल में पति मतलब कि सास तो खतरनाक होती ही थी, उसके साथ साथ यदि घर में ननद रह गई, ठीक है, मतलब उसकी शादी नहीं हुई, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रूप धारण करती थी। और उसके बाद हस्बैंड तो फिर पति परमेश्वर ही बन जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उनके साथ मारपीट होती थी, और एक नहीं हर एक महिलाओं के साथ होती थी, कुछ सह गई तो रह गई, अदरवाइज जो भी मतलब कुछ ज़्यादा हो गया तो यही हालत होती थी, ठीक है, उसको मार दिया। और आप लोग न्यूज़पेपर यदि पढ़ते होंगे तो कहीं ना कहीं 1-2 केसेज मिल जाते होंगे। अब तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि काफ़ी कुछ सुधार हो चुका है, ये नियम कानून बनाए गए हैं। लेकिन पहले क्या था कि मतलब न्यूज़पेपर के 1-2 पन्ने में लिखा रहता था कि दहेज के कारण या किसी और वजह से लड़की को मारा गया, पीटा गया, या आग लगा दी गई, या फांसी लगा के लटका दिया गया उसको। तो ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि मतलब उसको पहले से ही मारपीट किया जाता था, ये लोग बता रहे हैं ऐसा। उनकी मांग थी कि पहले बच्चे के पैदा होने पर उन्हें एक बड़ी रकम, एक स्कूटर और एक फ्रिज दिया जाए, ठीक है। यानी कि वो लोग क्या बोल रहे थे ससुराल वाले उसके कि पहले बच्चे के पैदा होने पर उन्हें एक बड़ी रकम, एक स्कूटर और एक फ्रिज दिया जाए। अपने बचाव में लक्ष्मण और उसकी माँ ने कहा कि सुधा दूध गर्म कर रही थी, और तभी क्या हुआ कि उसकी साड़ी में आग लग गई। इन सभी बयानों और साक्ष्यों के आधार पर निचली अदालत ने लक्ष्मण और उसकी मां को क्या किया, मतलब शकुंतला और सुधा के जेठ सुभाष चंद्र को दोषी करार दिया, और तीनों को मौत की सजा सुनाई गई। यानी कि मतलब वो सारे मुकदमे जब वो सारे साक्ष्य सामने आते हैं तो इन्होंने अपनी सफाई में तो कहा कि वो दूध गर्म कर रही थी, इसलिए आग लग गई उसकी साड़ी में और वो जल के मर गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब पड़ोसियों के द्वारा ये सारा बताया जाता है कि सुधा का ये बयान था, तो इनको फाइनली निचली अदालत क्या करती है, मौत की सज़ा सुनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब वो मौत की मतलब किसको किसको, सास को सुनाती है उसकी यानी शकुंतला देवी को, लक्ष्मण जी को जो कि पति परमेश्वर जी थे, और जेठ को, ठीक है। मौत की सज़ा सुना देती है। और कौन सुनाती है, निचली अदालत सुनाती है। 1983 में क्या होता है कि नवंबर महीने में, ये 1980 की घटना भी हम पढ़ रहे थे, उसके 2-3 साल बाद अब बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं 1983 के नवंबर महीने में तीनों आरोपियों ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर कर दी। दोनों तरफ से वकीलों के तर्क सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने फैसला लिया कि सुधा की मौत एक दुर्घटना थी, ठीक है। यानी हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया, निचली अदालत ने क्या दिया कि ये तीनों दोषी हैं। लेकिन हाई कोर्ट में जब ये लोग जाते हैं, कब जाते हैं, अभी इनको सज़ा नहीं मिली, आप देखते जाइए, निर्भया केस से भी टिपिकल केस होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे इनको सज़ा अभी नहीं मिल रही है। 1980 में केस मतलब निचली अदालत सुना देती है कि इनको मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ये लोग जब हाई कोर्ट में अपील याचिका दायर करते हैं, तो फिर वहाँ पे जब तक ये संतुष्ट नहीं होंगे, अपनी गलती नहीं मानेंगे, यानी कि आप यहाँ पे बिल्कुल हाल फिलहाल का एग्जाम्पल लीजिए, निर्भया केस कब का था, 2012 का था,
ठीक है। 2012 से आज 20 लग गया, यानी कि 2019-20 में उनको क्या होती है, फांसी की सजा मिलती है, वो भी जब सारे कानूनी पैतरे खत्म हो जाते हैं तब। आप देखते हो कि हम लोग जब आप न्यूज़ देखते रहे होंगे निर्भया का, तो उसमें बताया जाता था कि आज इनके खिलाफ फांसी की सुनवाई होने वाली है, लेकिन तुरंत ही रातों रात मतलब कि ये पलट जाते थे कि क्या है, अभी मतलब राष्ट्रपति के पास समय याचिका भेजी गई है, क्यूरिटी पिटीशन लगाया गया है, और भी जितने पैतरे थे, मुझे नहीं, आज तक के कानून में यदि आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो भी हमारे कानून में जितने भी होते हैं कि यहाँ ये लास्ट पैतरा है, वो सब कुछ निर्भया के केस में अपनाया जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे उनको 2012 का रेप केस, आज यदि वो लड़की होती तो काफ़ी बड़ी हो गई होती, लेकिन यहाँ पे आज उन दोषियों को फांसी नहीं मिल पाई थी। ठीक है, कुछ तो एक को तो छोड़ दिया, एक दो को छोड़ दिया गया था शायद, और वो अभी भी बाहर ही हैं, मतलब उनको नहीं हुई कि वो क्या है, मतलब नाबालिग थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नाबालिग थे, ठीक है, ये हमारे कानून का जो भी बड़प्पन है छोड़ दिए, लेकिन जब वो ये दुर्घटना कर रहे थे तब तो बहुत ज़्यादा बालिग थे। तो यहाँ पे खैर कानून को अपने दायरे से ही सारी जो भी सारा काम होता है वो करना पड़ता है, तो इसमें भी वही चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप यदि प्रेजेंट टाइम का एग्जांपल लेंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब यहाँ पे होता क्या कि जो हाई कोर्ट है, मतलब कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट ही आएगा ना, तो ये लोग हाई कोर्ट जाते हैं, इनको दोषी करा, मतलब कि दोष मुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, और यानी कि जब वकील अच्छे खासे वकील लगाए होंगे पैसा देके, तो हो सकता है कि मतलब इनको निर्दोष साबित कर दिया गया कि ये दुर्घटना से हुई है। ठीक है, उसके बाद होता क्या कि वह मिट्टी के तेल के, मतलब कि बात की गई यहाँ पे कि वह मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव से जली थी। अदालत ने लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र तीनों को बरी कर दिया। यानी अदालत ने क्या किया कि ये मान लिया कि वो स्टोव में, जो आपको पता होगा आपके घर में यदि होगा तो वो स्टोव होता है, ठीक है, ऐसे कुछ उसकी वो टंकी टाइप का होता है, फिर इधर उसके चूल्हे होते हैं। ये स्टोव में क्या होता है कि मतलब वो मिट्टी का तेल भरा रहता है, केरोसिन भरा रहता है, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे पंप रहता है, पीछे से हवा भरते हो थोड़ा सा, उसके बाद आप माचिस तिल्ली जो भी है उससे लाइट मतलब यहाँ पे लगाते हो तो आग जलती है। ठीक है, तो यहाँ से मिट्टी का तेल जाता है, तो इन्होंने क्या कहा कि स्टोव से क्या हुआ, ये जली है, यानी कि वकील, हो सकता है माने जाने वकील रहे हों, इनको बचा लिया, बरी कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, शायद आपको कक्षा 7 की किताब में महिला आंदोलन पर केंद्रित चित्र निबंध याद होगा। उसमें आपने पढ़ा था कि 1980 के दशक में देश भर की महिला संगठन दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। ठीक है, यानी कि बहुत से महिला संगठन थे जो कि क्या कर रहे थे, क्लास 7th में भी हम लोग पढ़े हैं कि वहाँ पे जो भी दहेज हत्याओं, यानी कि दहेज के कारण अब इनको स्कूटर चाहिए। ठीक है, इनको बच्चा भी चाहिए कि मतलब पहला बच्चा हो रहा है यदि, तो उनको एक स्कूटर चाहिए, एक अपने घर के लिए फ्रिज चाहिए। भाई इतना ही शौक है, अपने से ले लो, लेकिन नहीं, अब बहुत बड़ा महान काम करके लाए हैं, तो लड़की को ब्याह के लाए हैं, तो बहुत मतलब पता नहीं क्या सोचते हैं कि जितना वो लड़कियों को पढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दहेज प्रथा बंद कर दिया गया है सिर्फ हमारे कानूनी जो भी दस्तावेजों में है उनमें, लेकिन रियल में जो कानून के रक्षक हैं वही सबसे ज़्यादा दहेज लेते हैं। ठीक है, यानी कि एक प्रशासनिक अधिकारी का ये दायित्व तो होता है कि वो क्या करे, दहेज प्रथा जहाँ भी हो रहा, कई सारे ऐसे केस भी सॉल्व करते होंगे, लेकिन आप देखते हो कि उनके घर में ही, अरे भाई एसडीएम है, डीएम है, और पुलिस में है या किसी और पद में है, तो भाई इतना मतलब इतने पैसे वाले, इनको तो दहेज देना ही पड़ेगा, और अच्छी खासी रकम लेते हैं। ठीक है, यानी यही दहेज लेते हैं, और यही कई सारे केस जाके सॉल्व करते होंगे कि दहेज के कारण ऐसा हुआ वैसा हुआ, जो भी है वो सारी बातें देखते हैं, और दहेज के कारण ही बहुत ज़्यादा हत्याएं होती हैं। ठीक है, यानी कि अब दहेज, मुझे एक बात ये नहीं समझ में आ रही, चलो ठीक है आप दहेज लेते हो, लेकिन एक इसका कोई सॉलिड रीजन, यानी कि आप लोग अपने घर में ज़रा पूछिएगा, सबके घर में दहेज लिया जाता है। ठीक है, हो सकता है कि बहुत ही महान आत्मा वाले कोई हो जो कि ऐसा अच्छा काम करते हों कि दहेज ना लेने, मतलब दहेज लेने के अगेंस्ट हो, लेकिन हर एक घर में, चाहे आप यूपी से हो, चाहे बिहार से हो, चाहे महाराष्ट्र से हो, चाहे मुंबई से हो, चाहे राजस्थान से हो, कहीं से भी हो, वहाँ दहेज प्रथा आज भी
चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जरा एक बात ये सोचिए कि दहेज लिया क्यों जाता है। कोई एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए कि भाई लड़की को आप लेके बढ़िया वहाँ आराम से रखते हो, या कि कुछ और हो कि जबकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि शादी होती है, ठीक है। यदि ये होता हो कि हमने लड़के को पढ़ाया है, कई सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि मैंने लड़के को कितना पढ़ाया है, ये किया वो किया, तो फिर भाई डिमांड अपनी छोड़ दो। अब लड़के को पढ़ाया तो उनको लड़की भी पढ़ी लिखी चाहिए, ठीक है। यानी आप यहाँ पे थोड़ा विचार करिएगा कि दहेज के साथ साथ लड़की भी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, लड़की गुणी होनी चाहिए, मतलब सारे गुण लड़कियों में होना चाहिए। और उसके साथ साथ भी अच्छी खासी मोटी रकम भी होनी चाहिए। साथ साथ यदि एक चैन या रिंग मिल जाए वो भी होनी चाहिए। मिल क्या जाए, मतलब मजबूरी है बेटी के बाप को, यदि अपनी बेटी को विदाई करनी है तो वो तो देगा ही, ठीक है। क्योंकि यहाँ का हमारा समाज ही ऐसा है। और बिल्कुल यहाँ पे हम जिस दिन वो बेटी के बाप होते हैं तो मजबूर होते हैं, लेकिन जिस दिन ये नहीं भूलना चाहिए कि जो आज बेटी के पिता हैं वो कल बेटा के भी पिता हैं, ठीक है। यानी कि वो बेटी को दहेज जब देते हैं तो बेचारे होते हैं, लेकिन जब बेटे से के लिए दहेज लेते हैं तो बड़े महान होते हैं। पता नहीं क्यों, मतलब ऐसा लगता है उनको कि जब से वो लड़का पैदा हुआ है तो जो भी उसका मतलब पैदा होने का खर्चा लगा, उसके बाद पढ़ाने का खर्चा लगा, उसके बाद जो भी कपड़े सपड़े का खर्चा लगा, वो सब कुछ जोड़ चाड़ के सोचते हैं कि हमारा दहेज में निकल आए और साथ साथ एक बहू भी मिल जाए, ठीक है। तो यानी ऐसा होता था क्या, अभी भी हो रहा है। और इतना ज़्यादा पैसा लग रहा है कि आपको पता है कि बेटी जब पैदा होती है तो लोग क्यों सोचते हैं और बहुत दुखी होते हैं कि बेटी पैदा हो गई। क्यों सोचते हैं, यही रीज़न है कि आज यदि बेटी पैदा हुई है तो उनको क्या करना पड़ेगा कि अपने खाने से बचाना पड़ेगा। कि बेटी पैदा हुई है भाई, थोड़ा बचा के खर्चा करो, दहेज देना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेटी ना पैदा करने की, कि बेटी पैदा हुई है उसको यदि पहले तो मार भी दिया जाता था, और पहले तो ये भी कंडीशन थी कि यदि बेटी पैदा हो गई किसी के घर में तो वहाँ पे उस जिस औरत के ये बच्ची पैदा हुई है उसको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था कि तुमने बच्ची क्यों पैदा की। अब उसमें उस औरत की क्या गलती है कि उसने बच्ची क्यों पैदा की। यानी कि बहू सबको चाहिए, और ये सत्य है, बहू सबको चाहिए, बीवी सबको चाहिए, लेकिन किसी को बेटी नहीं चाहिए। और जब बेटी किसी को नहीं चाहिए तो फिर ये बहू और बीवी कहीं से नहीं आएगी। ये लोग सोचते नहीं है और आज भी नहीं सोचते हैं। आज भी यदि बेटा पैदा हो गया ना, इतना खुश होते हैं, इतना बिल्कुल जितना जश्न मनाना चाहे मनाते हैं। लेकिन आज भी घर में बहुत ही, अब वो थोड़ा जो भी कंडीशंस है वो सुधर रही हैं, तो होता है कि बेटियों के उसमें भी मनाया जाता है। लेकिन आज भी गांव वगैरह में आप देखेंगे ना, बिल्कुल नहीं, बेटी होती तो लगता मातम छा गया घर में। चाहे एक ही पहली बेटी क्यों ना हो, लेकिन ऐसा लगता है कि घर में कोई किसी की कोई पैदा नहीं, किसी की डेथ हो गई है, ऐसे कंडीशन होती है, ठीक है। यानी कि और वहाँ पे वो माँ ही दुखी होती है जो कभी एक बेटी के रूप में पैदा हुई होगी। यानी कि आज हम लोग यदि बेटी हैं और कल हमारे बेटी पैदा होती तो हम ही ऐसा दुख होंगे, मतलब दुखी होंगे कि हमारे बेटी क्यों पैदा हो गई। ये कंडीशन है हमारे समाज की, और इसीलिए बोलते हैं काफ़ी सारे। अब सुधार क्यों हुआ ये भी आप समझिए कि सुधार हुआ तो हुआ क्यों है, क्योंकि उसके लिए क्या किया, बहुत सारे आंदोलन चलाए गए, जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे महिला संगठन के द्वारा आंदोलन चलाए जाते हैं इनके लिए कि ऐसा करना चाहिए, मतलब महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये करना चाहिए, तो वो चलाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ही ये सुधार हुआ है सारा कुछ। यदि ये नहीं करती महिलाएं तो आज भी और की भी, तो तब भी नहीं सही प्रॉपर तरीके से न्याय नहीं मिल रहा। आप ये बिल्कुल आप देखोगे, अंदाजा लगाओगे, आप अपने घर से कहीं बाहर नहीं जाना है, आप अपने घर में ही देखना। और ये देखना कि कितने लोग ऐसे हैं आपके घर में जो बिना दहेज के शादी किए होंगे, ठीक है। हाँ, पहले के ज़माने में 50 रुपए का दहेज चलता था, लेकिन पहले की कमाई भी 50 रुपए थी, तो उस टाइम का वो 50 रुपए आज के 50 लाख के बराबर हो जाता है, ठीक है। लेकिन पहले भी दहेज के रूप में चलता था, आज भी चलता है, और हर एक जगह पे ये चलता है, किसी कहीं भी आप जाके देख लो, हर जगह पे चलता है। और इसी की वजह से यदि आप देखोगे कि आपके घर में 2 भाई हैं,
आप लोग 2 भाई हो और 2 भाई में से यदि आपके बड़े भैया को अच्छा खासा दहेज वगैरह मिलता है, ठीक है? वहाँ पे जो उनके पत्नी का सम्मान होगा, तो आपकी वाइफ़ यदि आती है उसको दहेज बिल्कुल लेके नहीं आती है। किसी गरीब घर से आप शादी करके लाते हो, तो वहाँ पे हर एक कदम पे क्या होता है कि आपकी घर के माँ के द्वारा ही ऐसे जलील किया जाता है कि तू लेके ही क्या आई है मायके से। यानी कि हर कदम पे उसकी कि वो बड़ी है, मतलब उसने लेके आया अच्छा खासा पैसा, चाहे भले ही वो शाम सुबह जो भी है अच्छा खासा सुनाए, कोई इज्जत ना करे, लेकिन उनकी इज्जत बहुत होगी उनकी नज़र में। और इनकी क्या होगी कि तुम लेके ही क्या आई हो मायके से, तुम्हारे पास था ही क्या। तो बहुत मतलब गंदे गंदे वर्ड भी यूज किए जाते हैं, यदि आप घर परिवार समाज में सबको ही रहता है और सबने सुना भी होगा, ठीक है। और ये सारी कंडीशंस आप लोग जब देखते हो तो ज़रा विचार किया करिए कि आखिर, और आज आप लोगों के लिए होमवर्क ये है, मुझे नहीं बताना, बस आप अपने में ही विचार कीजिएगा या किसी से पूछिएगा कि दहेज लेने का कोई सॉलिड रीज़न बताओ। कोई एक सॉलिड रीज़न बताओ हमें दहेज लेने का कि आप क्यों लेते हो, क्या कमी है। यदि लड़का आपका पढ़ा लिखा है तो लड़की भी पढ़ी लिखी है। यदि लड़का बाहर जाके कमा के लाता है तो लड़की भी घर में सारा दिन काम करती है, ठीक है। क्या कमी है, मतलब कि क्या आप लड़की को ऐसा एक्स्ट्रा दे रहे हो जो उससे उसके बाप से पैसा ले रहे हो इतना ज़्यादा, या अपनी बेटी को आप पैसा दे रहे हो। यदि कोई ये रीज़न दे कि हम लड़की को सुखी रखना चाहते हैं इसलिए हम दहेज देते हैं, यानी कि उसकी लड़की को यहाँ पे कोई कष्ट ना हो, मेरी बच्ची को कोई कष्ट ना हो, हम इसलिए दहेज देते हैं, लड़के वाले इसलिए दहेज लेते हैं। तो ज़रा आप कोई 1-2 एग्जाम्पल दे के देखिएगा कि दहेज देने के बाद भी कितनी लड़कियाँ खुश हैं। कितनी लड़कियों को ससुराल में जाके पालना डाल दिया जाता है कि चलो भैया दहेज लेके आई हो, तुम झूला झूलो यहाँ पे, तुमको कुछ काम वाम करना नहीं है। करना तो सब कुछ वैसे ही है, फिर क्यों? क्या रीज़न है, मतलब क्या एक ऐसा आपको लगता है कि ये लेना चाहिए? क्या आपने महान काम कर दिया है? यदि आप लड़के की शादी कर रहे हो तो एक वो भी लड़की की शादी कर रहे हैं। फिर ऐसा कौन-सा महान काम है कि जो, और ये लोग ये बात आप आज आप लोग सोचोगे कि आखिर ऐसा होता तो क्यों होता है? क्या कारण है ऐसा? ज़रा अंतर कीजिएगा एक लड़की एक लड़के में। क्या आप पढ़ रहे हो तो क्या हम नहीं पढ़ रहे हैं? यदि आप डीएम बन जाते हो तो बिल्कुल एब्सोल्युटली कि आप किसी एक मतलब अनपढ़ लड़की से तो शादी नहीं करोगे। यदि इंसानियत है तो कर भी सकते हैं, लेकिन आजकल हम लोग, इंसानियत कहाँ है हमारे पास? हमारे पास तो इंसानियत मर चुकी है। हम तो बस दिखावटी की ज़िंदगी जीते हैं, और दिखावटी की ज़िंदगी में यदि हम डीएम हैं तो हमारी वाइफ भी डीएम होनी चाहिए। डीएम नहीं तो वो पीसीएस अधिकारी तो होनी ही चाहिए। तो हमारे ऐसे सोच होती है, ठीक है? उसके बाद भी हम करते हैं ऐसा। और करते क्यों हैं वो हमको सोचना पड़ेगा, और तभी जाके आगे सुधरेगा। क्योंकि ये जो वर्ड हम देख रहे हैं ना दहेज हत्या का, वो सिर्फ हमारे संवैधानिक दस्तावेज में लिखा हुआ है, रियल में आज भी नहीं फॉलो किया जा रहा कहीं पे भी। महिलाओं के लिए थोड़ा बहुत सुधार हुआ कि इनको प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, लेकिन ये बंद नहीं हुआ आज भी। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद हम बात करें यहाँ पे, उन्हें इस बात पर दुख, मतलब कि दुख था कि अदालत इस तरह की घटनाओं के में दोषियों को दंडित नहीं कर पा रही है। यानी कि लड़की के माँ बाप को और वो जो महिलाएं थी संगठन वाली, तो उनको ये दुख था कि अदालत जो रियल में ऐसी घटना करती उनको दंडित नहीं कर पा रही है। उच्च न्यायालय के उपरोक्त फैसले ने ऐसी जागरूक महिलाओं को काफ़ी परेशान कर दिया। उन्होंने कई जगह धरने प्रदर्शन किए और उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक और अपील दायर कर दी, ठीक है। यानी कि उन्होंने क्या किया कि जब उनको लगा कि सर्वोच्च न्यायालय में फैसला सही, सॉरी, उच्च न्यायालय में फैसला सही नहीं सुनाया जा रहा, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर दी। यह अपील इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स, ठीक है, नामक संगठन की तरफ से दायर की गई थी। और ये अपील किसके द्वारा दायर की गई थी? एक संगठन था जो था इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन्स लॉयर्स के द्वारा, ये जो संगठन था उनके द्वारा अपील दायर की गई थी, ठीक है। उसके बाद हम बात करें आगे, अपील दायर का मतलब आप लोग यहाँ पे हम लिखवाए भी थे, और इसका मतलब एक बार आप और समझ लीजिए कि यहाँ पे होता क्या कि जब हम एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय जाते हैं उसको हम कहते हैं कि अपील दायर कराई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद क्या होता है कि 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने, अब 1980, 1983, अब 1985 तक आ गया,
अभी उनको सज़ा नहीं मिली है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी माँ व भाई को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई शुरू कर दी है। वकीलों के तर्क सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया वह सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से अलग था, ठीक है। यानी कि क्या हुआ कि वकीलों के तर्क सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया, सॉरी यहाँ सर्वोच्च है, यहाँ उच्च है, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया वो हाई कोर्ट के फैसले से थोड़ा अलग था। सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां को तो दोषी पाया, लेकिन सुभाष चंद्र को आरोप से बरी कर दिया, ठीक है। यानी कि उसकी सास और हस्बैंड को दोषी तो पाया, लेकिन उसके जेठ को क्या कर दिया, बरी कर दिया, क्योंकि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई, ठीक है। यानी सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया कि दोनों आरोपियों को क्या किया, उम्र कैद की सजा सुना दी, यानी कि फांसी नहीं दी, उम्र कैद की उनको सज़ा सुना दी। और उसके बाद और उसके जेठ को क्या कर दिया गया, बरी कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पे क्या था कि वो मतलब ज़्यादा सबूत नहीं थे उनके खिलाफ, इसलिए उनको बरी कर दिया जाता है। यानी फाइनल रूप से अब उनका जजमेंट जो होगा वो मान्य होगा, यहाँ पे ये समझाया जा रहा था। और आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा कि जब वहाँ पे उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में संतुष्ट नहीं हुए तो वो हाई कोर्ट आते हैं। हाई कोर्ट में भी जब उनको सही निर्णय नहीं मिलता सुप्रीम कोर्ट आते हैं, सुप्रीम कोर्ट में फाइनल फैसला होता है और वही सर्वमान्य माना जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, यहाँ पे भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि अधीनस्थ अदालतों को कई अलग अलग नामों से संबंधित मतलब संबोधित किया जाता है। उन्हें ट्रायल कोर्ट या जिला न्यायालय, ये आप लोग चाहो तो लिख लो कहीं पे कि अधीनस्थ न्यायालय के जो भी अन्य नाम होते हैं, जैसे हम बात करें पटवारी के जैसे लेखपाल होता है या कि और भी उनके कानून को वगैरह नाम होते हैं, तो वैसे ही इनमें अधीनस्थ जो न्यायालय हैं इनके कई सारे नाम होते हैं। और वो कौन कौन से हैं तो कहीं कहीं जो भी ये वर्ड आएंगे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसलिए आप लिख ही लो तो बेटर होगा कि अधीनस्थ न्यायालय के जो अन्य नाम होते हैं, क्या होता है, ट्रायल कोर्ट या जिला कोर्ट। इसके अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय आदि नामों से बुलाया जाता है। यह रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित जिला अदालत का चित्र है, ठीक है। यानी कि इनको किस किस नाम से बुलाया जाता है, ट्रायल कोर्ट से, जिला न्यायालय से, और इसके अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय आदि नामों से बुलाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया है वो छत्तीसगढ़ के जो जिला अदालत है उसका दिया गया है, ठीक है। ये आपको जो दिख रहा है तो ये दिया गया है इसके बारे में। और आई होप कि जो यहाँ पे इस केस के माध्यम से आपको समझाया जा रहा था कि यानी सबसे पहले किसका सर्वमान्य जो होगा फाइनल रूप से वो किसका होगा, वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम कल बात करेंगे विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन कौन सी हैं इसके बारे में, लेकिन आज जो मैंने बताया उसके बारे में चिंतन जरूर कीजिएगा और अकेले नहीं, अपने घर वालों को साथ में लेके, ठीक है। यानी कि आपके घर में जो भी हैं ज़रा उनसे थोड़ा सा पूछने की ये ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि ऐसा क्यों होता है। खैर मैंने भी अपने घर में पूछा था तो यहाँ पे कुछ बहुत ही अलग तरीके से जवाब मिला था, और आप लोग भी पूछिएगा और यदि बताने लायक जवाब हो तो बताइएगा भी कमेंट बॉक्स में, और यदि नहीं हो तो आप लोग अपने आप में तो ज़रूर ही सोचिएगा, ठीक है। चाहे आप लड़की हों या लड़के हों, कोई भी हो, लेकिन ये बात आपको दोनों को ही सोचनी चाहिए, क्योंकि यदि दोनों सुधरेंगे तभी जग सुधरेगा। किसी एक लड़के के जागरूक होने से देश नहीं चल सकता है, ना तो किसी एक लड़के के जागरूक होने से, क्योंकि देश में हम दोनों रह रहे हैं और हम दोनों जागरूक होंगे तब भी कुछ आगे हो सकता है, क्योंकि आगे के यदि बात करें बच्चे देश का भविष्य होते हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग देश के भविष्य हैं और भविष्य बना सकते हैं, तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए, और जो अभी तक नहीं हुआ वो हम लोग बदल सकते हैं। बस ज़रूरत है तो एक बार क्रांति लाने की, एक बार अपने आप में सोचने की, और तभी हम बदल सकते हैं। अदरवाइज जो वो पूर्वाग्रह वाली भावना क्लास 6 में हम लोगों ने पढ़ा था, रूढ़वादी वाली भावना, यदि उसमें जकड़े रहे तो जकड़े ही रहेंगे, और ये दहेज का कोर्स जो है वो चलता ही रहेगा। और दहेज के अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जो लगातार चलती ही रहेंगी और वो कभी सुधरने वाली नहीं है यदि हम लोग जागरूक नहीं हुए तो, ठीक है। क्योंकि अभी अपने पेरेंट्स के बाद अब हम लोगों की ही जनरेशन आने वाली है, और जब हम लोगों की जनरेशन आएगी तो हम लोग भी वही करेंगे, बिल्कुल।
क्योंकि यदि उसी रास्ते पे चलना चाहिए, लेकिन कभी वो क्या बोलते परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, थोड़ा बहुत बदलते रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं जो काम गलत है वो गलत है, चाहे फिर वो कोई भी कर रहा हो, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी चाहिए, सोचनी भी चाहिए, और यदि सोच समझ लेते हैं तो अपने आगे को वाले को भी बताना चाहिए। हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको बातें सुनने को मिले, मुझे तो खैर बहुत सुनने को मिलती है कि तुम ऐसा सोचती हो, ये करती हो, वो करती हो। तो यहाँ पे सोचना चाहिए हमको, क्योंकि आज हम सोच रहे हैं, कल आप सोचोगे, परसों हमारे तीसरे दोस्त सोचेंगे, फिर उसके अगले दिन तीसरे चौथे सोचेंगे, यानी कि हम 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे बढ़ रहे हैं। और जब बढ़ रहे हैं तो एक दिन ऑल ओवर इंडिया में ये क्रांति फैलेगी, और कहीं ना कहीं क्या होगा कि ये दस्तावेजों से निकल कर बाहर आएगा और बंद होगा। किसी को डर नहीं है इसका, किसी को भी। आप लोग देख लो, यदि मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप आज तक का रिकॉर्ड खोल के देख लो, कहीं भी नहीं मिलेगा कि दहेज के कारण इसको पकड़ा गया। आपके घर में ही, यदि आप एक अच्छे रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, वहाँ पे ही आप देख लो कि आपके घर में इतना अच्छा खासा पैसा होते हुए भी जितना पैसा आपको उतना दहेज मिलेगा। जितना पैसा है, एक गरीब बेटी के बाप की हिम्मत नहीं है कि आपके घर में आके वो अपनी बेटी के रिश्ते की बात करे। क्यों? क्योंकि आप भाई, आपका वो स्टेटस है कि वहाँ पे वो जा ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता है। और सोच क्यों नहीं सकता? क्योंकि पैसा की कमी है। जाएगा तो आपका घर की कीमत इतनी हो जाएगी ना कि लड़के की कीमत बाद में होगी, कि मतलब इतना सब कुछ बिल मेंटेन है, जैसे कि बिल्कुल उस लड़की को ही सारा कुछ लेके ख़त्म हो जाना है। तो वो सारी बातें हम लोगों को सोचना चाहिए, और यही अवेयरनेस है, थोड़ा बहुत अपने दिमाग में लानी चाहिए। हम समाज में रह रहे हैं तो सो ऑल द बेस्ट। अब यदि क्लास थोड़ा बोरिंग लगी हो उसके लिए सॉरी, बट ये बात ज़रूर सोचना आप लोग, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।